कौन सा है पहला सही है इसमें? रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद किसके गुरु थे? और रामदास किसके गुरु थे? सूरदास के गुरु रामदास थे। जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए, रामदास किसके गुरु थे? पता है या नहीं ये बताइए बस। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी महाराज के गुरु थे। किसके गुरु थे? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का नाम सुना है? तो समर्थ गुरु रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी महाराज। और जो विट्ठल नाथ थे वो वल्लभाचार्य के पिता थे। कौन थे? अब क्लियर होगा आपका, ठीक है। और जो हमारे वल्लभाचार्य हैं वो कौन थे? सूरदास जी के गुरु थे। चारों जन को पता चल गया किसके कौन गुरु थे? एक प्रश्न आया तो चारों ऑप्शन पता चल गया। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के कौन थे? पिता थे। और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। और इसमें कितने प्रमुख कवि थे? अष्टछाप, मतलब 8 कवि थे। अष्टछाप के कवियों में हमारे सूरदास जी का भी प्रमुख नाम था। और लगभग 12 स्कंधों पर लगभग 1.25 लाख पदों की रचना किसके द्वारा की गई थी? सूरदास जी के द्वारा। वर्तमान में अभी उसका लगभग 500 छंद मौजूद है, जिसको सूर सागर में संकलित किया गया है। सूरदास की रचना कितनी है? साहित्य लहरी, सूरदास और सूर सागर, साहित्य लहरी और सूरसैनी। ठीक, तो क्लियर हो गया। ठीक, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? अगर हमारी क्लास में आप लोग ना बता पाए तो हमारी मेहनत बेकार है फिर तो, है ना। क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न आएगा जो ना पढ़ाया हो कोई उसको तो हम बताएंगे ही। साफ साफ लिखा है कि नहीं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं ना। गति किसे कहते हैं? हम वो वाले नहीं है कि एक बता दी निकल लिए, चारों है, चारों बताओ क्या है गति का मतलब क्या है? पढ़ने की जो गति मेंटेन होनी, कोई तेजी से पढ़ा जाता है, कोई धीरे धीरे पढ़ा जाता है। और उसके बाद में तुक क्या है? लय। जो अंत में हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको क्या कहते हैं? लुक कहते हैं। ठीक है। गढ़ का मतलब होता है चरण। ठीक है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष। विशेष क्या है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए लिखा है, बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। बाहर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? घंटी बजा रहा है। तो यहां पर हमारा बाहर क्या हो जाएगा? एक एक बताइए। जैसे लिखा है बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो बजाना क्या हो जाएगा? बजाना तो क्रिया हो गई। ठीक। अब अगर आप इंग्लिश से उसको जोड़ें तो रिंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। बजाना क्रिया हो गई। और बाहर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक। बाहर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन उसमें बताया किसकी विशेषता बताई जा रही? किसी और की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण में जब किसी और की विशेषता बताई जाती हो तो उसको क्या कहा जाता है? विशेष से कहा जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि राम जी बहुत ही आज्ञाकारी थे। ठीक। तो आज्ञाकारी क्या हो गया इसमें? आज्ञाकारी क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि वो विशेषता उनकी है। लेकिन आज्ञाकारी कौन थे? राम थे। तो राम क्या हो गए? विशेष से हो गए। ठीक। तो यही कहा गया है, यानी राम एक संज्ञा ही तो है। राम संज्ञा ही तो है। राम संज्ञा ही है। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहा जाता है? विशेष से कहा जाता है। अगर राम जी एक संज्ञा मान लिया जाए और आज्ञाकारी विशेषण मान लिया जाए तो विशेष से क्या, राम जी क्या हो जाएंगे? यहां विशेष से हो जाएंगे। क्लियर? डाउट तो नहीं कोई? यानी जो विशेषता बताई जाती है जिसकी, उसको क्या कहा जाता है? विशेष से। विशेष और संज्ञा दोनों एक ही बात है, ये भी और दिमाग में नोट कर लीजिए। चाहे आप संज्ञा बोलिए या विशेष से बोलिए, दोनों एक ही बात है। संज्ञा क्यों ही क्या कहा जाता है? विशेष से कहा जाता है। ठीक। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? बताइए। क्यों? क्या कौन सी संख्या है प्राचीन में? प्रा में 5 है। परिमाण नहीं, वो परिमाण लिखा है। परिमाण का मतलब क्या होता है? छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, काला, पतला, गोरा। ठीक है। और संख्यावाचक इसलिए नहीं, सर्वनामिक क्यों नहीं होगा? सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण क्या होता है?
देखो बहुत बात मत करो। प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार में आता है? जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि यह पुस्तक बहुत ही प्राचीन है, यह पुस्तक, अगर कोई आपसे कहे कि यह पुस्तक बहुत ही क्या है, प्राचीन है, तो यह प्राचीन इसका क्या है, गुण है ना, क्या है इसका, गुण है। थ्योरी समझिए, प्राचीन इसका गुण है तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, साफ साफ स्पष्ट है। इधर हो गया। चरकुलानित संबंधित है, चरकुलानित कहाँ संबंधित है, चरकुलानित कैसे किया जाता है, चरकुलानित ब्रजभूमि में किया जाता है। यहाँ महिलाएं और पुरुष इस विशेष प्रकार के परिधान को पहन करके इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है ब्रज का। बरसाना की होली आप लोग सुने हैं, लठमार होली, इसमें लाठी से मारते हैं, वैसे नहीं मारते दुश्मनी आपकी तरह, लेकिन उसमें उनका होता होगा कोई मतलब। तो चरकुला नृत्य जो है ब्रजभूमि से है। यहाँ एक विशेष पारंपरिक प्रकार का वस्त्र पहना जाता है पुरुषों और महिलाओं के द्वारा, और एक साथ लोगों को नृत्य करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा खुल गया क्या, अच्छा ये इधर है, ये आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। अभ्यास का विशेषण क्या है, अभ्यास का विशेषण क्या है, अभ्यास का विशेषण, तबीयत नहीं ठीक है आज। अभ्यास किससे निकला है, आभास और अभ्यास अलग अलग है। आभास का मतलब क्या है, अगर कोई बाहर से आ रहा है और उसके आने की आपको पता चल गई तो आपको क्या कहेंगे कि आपको क्या हो गया, आभास हो गया। ठीक, तो आभास। और अगर आप कोई काम बार बार गड़बड़ कर रहे हैं, बार बार गड़बड़ कर रहे हैं और एक बार वो काम सही हो गया तो आपका क्या हो गया, ये अभ्यास। अंतर पता लगा, कोई आ रहा है आपने सुना, आभास हो गया, आपके द्वारा कोई काम गड़बड़ हो रहा है, आपने फिर धीरे धीरे उसको सही कर लिया तो क्या हो गया, वो अभ्यास। तो जो हमारा अभ्यास है वो किसका है, अभ्यासी। यदि कोई व्यक्ति अभ्यासी होगा, यदि कोई अभ्यास करेगा धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो अभ्यासी। तबीयत नहीं ठीक है क्या अनुराग, क्या तबीयत नहीं ठीक है, जाना है? तो अभ्यास, अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करेगा बार 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 तो क्या हो जाएगा, वो अभ्यासी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें विशेषण कौन सा है हमारा, अभ्यासी। क्लियर हो रहा है ना। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर होना, सुंदर स्त्री, सर्वनाक कार्य, नारी का अपमान करना, कभी समाप्त ना होना। नारी का अपमान, सर्वनाक कार्य। अच्छा ये बताओ एक चीज सुनिए, जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था वो खत्म हुई थी, तो इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा के काम करो, यहां दिमाग मत रखो, यही रहना दो। कभी समाप्त होने का मतलब क्या है, जब दुशासन, कहा नहीं था कि सभा में द्रौपदी की दुशासन खींचता था साड़ी, किया है मौन धारण को पति पांचों की मत मारी। मतलब इस प्रकार से था कि लगातार वो काम करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता, लेकिन जो साड़ी की गति थी वो थम नहीं रही थी। आदमी कहता नहीं अरे द्रौपदी चीर हो गई, मतलब खत्म ना हो। तो जो कभी समाप्त ना हो उसको क्या कहा जाता है, द्रौपदी की चीर। ठीक, कूप मंडूक होने का मतलब क्या है, जैसे समझिए, कूप मंडूक मतलब हम समझा रहे हैं। एक कुआं था, ठीक, कूप का मतलब कुआं होता है और मंडूक का मतलब मेढक होता है। और कुआं में एक दूसरा मेढक गिर गया, ठीक, एक मेढक ऑलरेडी उसमें पहले से था, उसमें एक दूसरा मेढक भी गिर गया। और जब वो मेढक गिरा तो उस मेढक ने आपसे मतलब दूसरे से पूछा कि भाई कहाँ से आए हो, तो बोले कि हम महासागर से आए हैं, पहले महासागर में थे और हम गलती से यहाँ आकर गिर गए हैं, हम महासागर से आए हैं। तो बोले कि महासागर क्या होता है, सुनिए, बोले कि महासागर क्या होता है, बोले कि महासागर बहुत बड़ा होता है। तो वो यहां से कूदकर थोड़ी दूर पर बोला इतना बड़ा होता है, बोला नहीं इतना बड़ा नहीं, तो थोड़ा दूर और कूद गया, बोला इतना बड़ा तो होता ही होगा। तो जितने में वो था उतने में ही क्या जान रहा था कि सबसे बड़ी, जितनी सबसे बड़ी चीज है यही है, क्योंकि जितने लोग नीचे देखते थे उन्हीं को देख पाता था, तो उसको लगता था इतना बड़ा ही संसार है। कूप मंडूक का मतलब क्या होता है, आपको कुछ समझ आए, जिसको सीमित ज्ञान हो, इतना ज्ञान हो और उतने में वो पूरी जिंदगी अपनी बिता दे, तो उसको क्या बोला जाएगा, कूप मंडूक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, अब ये थोड़ा पेचीदा है, इसमें देखना है।
इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या अलावा की संख्या दी गई है, अतः चारों को उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। अब इसमें समझिए क्या करना है। देखिए, जो आपका पहला है ये, ठीक, पहला वाला तो पहले में रहेगा और जो ये छठवां है ये छठवें में रहेगा। पहला वाला पहले में रहेगा और छठवां वाला किस में रहेगा? छठवें में रहेगा। लेकिन इसके बीच वाला यार अलावा ये जो है, इसको आपको इस तरह से सेट करना है कि यहां से यहां तक एक तरह से हो जाए। आपको शुरू करना है सामाजिक बुराई जीवन में, यहां से तो शुरू करना है और खत्म कहां करना है? उपाय ही ना कर सके। तो सामाजिक बुराई जीवन में, सामाजिक जीवन में क्या होता है? कोई बता सकता है पहले, इसके बाद क्या आ जाएगा सामाजिक जीवन में? फिर क्या आएगा इसमें से? है सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए वाले, सामाजिक जीवन में मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, ऐसा होगा? चलो मैं एक एक आदमी से पूछ रहा हूं, चलो खड़े हो बताओ, 1 मिनट आप बताओ। सामाजिक जीवन में उसके बाद कौन सी पंक्ति आ सकती है? सामाजिक जीवन में मनुष्य के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, फिर रा के बाद, रा के बाद तो यहां या है। फिर अगर आपको लगता है पहले रा आएगा तो इसी सीक्वेंस चलना पड़ेगा, है ना? रा के बाद या है तो मनुष्य द्वारा दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। बहुत से क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यही गलत हो गया। अब आप बैठिए, अवधेश खड़े हो। सामाजिक जीवन में आपके बाद क्या पढ़ सकता है? इसके बाद सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो, यानी ला कहां है? ले यहाँ। उसके बाद रा आना चाहिए। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, फिर वाह, कष्टों की चिर निवृत्ति का, फिर या क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। कोई सीक्वेंस ही नहीं बना। फिर यहां तक तो बन जाएगा। देखो पहले ला रहेगा ना, सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। गड़बड़ हो जाएगा ना? ठीक, अब समझिए इसमें क्या, बैठो सीक्वेंस देखो है? देखो अब समझो, आपने ये जान लिया कि सबसे पहले हमारा ए आएगा, सबसे अंतिम में क्या आएगा? छ आएगा। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। उसके बाद में आपको क्या करना है? सामाजिक जीवन में फिर आप सीक्वेंस देखिए। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। ठीक, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, सबको है। अगर यह आ गया तो फिर ये सीक्वेंस आएगा, फिर ला आएगा। यदि क्रोध ना हो तो फिर रा, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से उपाय ही ना कर सके, नहीं, बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। बैठ गया? कौन सा हो जाएगा हमारा सही? या रा ला वा। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? हैं? वेरी गुड। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। दक्षिण और उत्तर के बीच में, पश्चिम और पूरब के बीच में इस तरह से आता है। तो उत्तर और दक्षिण के बीच, हमारा पूरब और उत्तर के बीच में जो ये दिशा है, ये क्या कहलाएगी? कौन सा कोण? अपने घर में मंदिर वगैरह कहाँ बनाया जाता है? ईशान कोण में। ठीक है, वास्तु के अनुसार कोई व्यक्ति अगर मंदिर का निर्माण करवाता है तो उसको ईशान कोण में मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उत्तर और पूर्व कोण जो कोण होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं? दिशा कितने प्रकार की होती है? गलत, 10। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना और ऊपर नीचे, कितने प्रकार के हो गए? 10 प्रकार। 10 दिशाओं कहा नहीं जाता? 10 दिशाओं में आपकी जय जयकार हो। खैर हमारी नहीं और जिसकी भी हो। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय का मतलब क्या है? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल या आवरण? वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। कोई बता सकता है वलय? जी नहीं, जो गोलाकार घेरा होता है उसको वलय कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा इस आकृति में होता है इसको क्या कहते हैं? हम वलय कहते हैं। क्या आप जान लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। हमने आपको ट्रिक लिखाया था, काम करेगी वो। केवल आ देख लीजिए, आपका काम खत्म। 1 सेकंड में आप क्लियर कर लेंगे कौन सा अलंकार। आ कहां लगा है? आजीवन।
सीधा सीधा कौन सा अलंकार है? अव्ययी। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अधिकरण में है पर। यहां में है पर किसमें होता है? अधिकरण में। अधिकरण हो गया, ठीक है। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? मंदिर और मंदिरा। पूजा घर और पुजारी। मंदिरा को पुजारी कहा जाता है। मंदिरा उसको कहा जाता है जहां घोड़े रहते हैं। अश्व घोड़ा एक ही तो बात है, तो हमारा डी से मिल जाएगा। मंदिर का मतलब देवालय और मंदिरा का मतलब अश्वशाला। अश्वशाला मतलब जहां घोड़े विराम करते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है? आप लोगों को वाक्य बताना जरूरी है। संयुक्त वाक्य, सामान्य वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीन चीज। एक चीज और आप लोग या तो माइंड में नोट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, ज्यों त्यों ज्यों, ज्यों त्यों जो, जहां ये लगा हो तहां आप बेहिचक बता दीजिए कौन सी वाक्य है? मिश्र वाक्य, तत्काल। ज्यों त्यों, जहां वहां, अगर मगर। ज्यों त्यों, ज्यों त्यों, जहां वहां, अगर मगर। ये लिखिए ज्यों, इसी के बगल त्यों, फिर जहां, फिर तहां, फिर अगर, फिर मगर। ज्यों, ज्यों त्यों, जहां वहां, हाँ जहां तहां, अगर मगर। अगर ये शब्द लगा हो तो कौन सा वाक्य रहेगा? मिश्र वाक्य। ज्यों कहां लगा है तो कौन सा सही है? हम बताएंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कुछ। डिक्टो सीधा सीधा, केवल देख लीजिए, तत्काल आंसर मार दीजिए। चलो अच्छा, अभी देखो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ने के बाद उत्तर देना है। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलाई है। शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। अब इसमें पढ़ने के बाद आपको 53, 54, 55, 56 चार उत्तर आपको देना है, और ऐसे बिल्कुल डिक्टो इसी तरह से आएगा आपको कि गद्यांश पढ़ने के बाद में उसमें उत्तर आपको देना रहेगा। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने? अब कवि के मन में इच्छा क्या उत्पन्न हुई है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। कौन सही है? कौन सही है? ध्यान से पढ़िए। क्या इच्छा उठी है? सही है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ठीक है ना? ना, सूखे पत्ते किसका प्रतीक है? पतझड़ के, अकाल के, उनके सूखेपन के, शुष्कता के? बिल्कुल। इसमें जो कुछ भी आएगा वो अपने ऊपर रिलेट करके आप देखिए, उत्तर निकल के चला आएगा। अब पत्ते का मन तो सूखा होगा नहीं, उसकी तो पूरी शरीर ही सूख जाती है। मन तो आदमी का ही तो सूखता है, तो मन का सूनापन, सूनापन किसका आ जाएगा? उत्तर हो जाएगा। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी कलियों पर? किस पर? भाव की कलियों पर या विचारों की कलियों पर? नहीं, विचारों की कलियों पर। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलाती फसलें, विचारों की गंभीरता। किसको लग रहा है अपना अस्तित्व? विचारों में गंभीरता। दो आ गया, अपना अस्तित्व, विचारों में गंभीरता। तीसरा, तीन हो गया, लहलाती फसलें। एक और बच रहा है, कोई तो सही है। ये तो मुझे पता है चारों में से कोई सही है। वेरी गुड, विचारों की परिपक्वता सही है।
गहनता की फसल का मतलब है विचारों में परिपक्वता। गहनता का मतलब होता है जब फसल अपने चरम पर पहुंच जाए, और विचार जब अपने चरम पर पहुंच जाए तो मानो वो परिपक्व हो चुके हैं। विचारों की परिपक्वता। रिक्त स्थान हेतु आपको विकल्पों में उचित विकल्प चुनना है। रामू की डांट 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 केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डांट डांट अधिक बुद्धिमान था। अब इसमें क्या भरना है? ये आया था क्या प्रश्न में? आया था क्या ये? हाँ। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उपेक्षा का मतलब, उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उपेक्षा का मतलब होता है बेइज्जती। ठीक है, अगर आपकी कोई बेइज्जती कर दे, हमारी कर दे, तो बोले हमारी उपेक्षा कर दी आपने। ठीक है, तो राम की उपेक्षा केवल इसलिए हुई नहीं, राम की जो बेइज्जती हुई केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। अपेक्षा का मतलब उससे, ठीक, अपेक्षा का मतलब उससे। तो उपेक्षा और अपेक्षा यानी कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? है डी कौन बोल रहा है? हाँ, ऑप्शन सी सही। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी मोहि मोहि सुनि आवे हासी। है गलत। अतिशयोक्त अलंकार में क्या होता है? लोक सीमा से बढ़कर जब किसी का वर्णन किया जाता है तो वहां अतिशयोक्त अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? हमने पढ़ाया है अलंकार में, तो कुछ कमी है नहीं, सारा अलंकार पढ़ाया है ना। विशेषोक्त में क्या होता है? कहा विशेषोक्त का बताइए, परिभाषा क्या है? तो इसमें अप्रस्तुत क्या है? पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हासी। तो कारण बताइए क्यों ऐसा होता है? अलंकार की उदाहरण क्या है इसके? विशेष अलंकार कब होता है? लिखाए हैं ना, बताओ बताओ, लिखाए हैं? नहीं पता? पता है लेकिन बता नहीं, ऐसे पता होगा लेकिन लिख नहीं पाएंगे। देखिए, जब कारण होने के बाद भी कार्य संभव ना हो, यानी इसके पास साधन होने के बाद भी उसका कार्य संभव, आपके पास बाइक होने के बाद भी आप उस पर बैठकर चलना पाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। बिना कार्य के ही काम हो जाए, आपके पास गाड़ी नहीं है, चाहे जिसको रोक के कूद के बैठ लिए, ठीक है, तो विशेषोक्ति का उल्टा क्या होता है? विभावना होता है। तो जहां पानी बिच मीन प्यासी, यानी पानी में होने के बाद भी मछली अगर प्यासी है तो इसका मतलब कि वही वाली हाल है। रहने दो ना। पानी बिच मीन प्यासी यानी पानी में रहने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है, तो मतलब उसके पास कारण है तो, लेकिन फिर भी उसका कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। ठीक। और कहीं कहीं ऐसा होता कि रेत में मछली पड़ी होती और जबरदस्ती लेकर पानी पी लेती, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता? विभावना। यानी कारण नहीं भी था फिर भी उसका काम संभव हो गया, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना। क्लियर हो गया ना? अतिशयोक्त अलंकार तो आपको बताए हैं कि जहां लोक सीमा से बढ़कर किसी को देखकर बता दें कि आरा अडवाणी फेल है, तो आप जान लीजिए कि हाँ बस हो गया काम, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार तो आपको पता ही है, ठीक है, जहां के समान हो जाए वहां कौन सा? उपमा अलंकार। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक, एक याद कर लीजिए, जिंदगी भर काम करेगा ये। निम्नलिखित विकल्पों में सभी विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसमें किसमें? कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक, राम, रामचरितमानस, गंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें है? राम में कौन सी संज्ञा है? रामचरितमानस में, गंगा में, कृष्ण में। कृष्ण का मतलब काला भी होता है, ठीक है, लेकिन यहां मान लीजिए, चलो ठीक है व्यक्तिवाचक। कामायनी में क्या है? कामायनी में जाति, कामायनी जात है कोई? कामायनी से और क्या क्या निकला है? मिठास क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक नहीं, भाववाचक होता है। भाववाचक मतलब अगर आप खाएंगे, अगर कुछ चीज आपको मीठा लगा तो आप मन ही मन तो उसको पहले मन ही मन में फील करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज आपको अच्छा लग गया तो उसकी कोई जाति तो है नहीं, मीठा लग गया फलानी जाति का है, मन में तो उसको अपने आप ऑब्जर्व करेंगे। तो जो आप खुद ऑब्जर्व करें उसको क्या कहा जाता है? जो आपके मन में पहले स्पष्ट हो उसको क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। तो मिठास में भाववाचक हो गया तो ये कट गया। लखनऊ है मानो, ठीक है, लखनऊ हमारा एक शहर है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम हमारा कौन सा है? आम क्यों समूह?
अच्छा, आम में कितने प्रकार के आम होते हैं? आम फल ही तो है, फल जातिवाचक है लेकिन आम व्यक्तिवाचक है। और अरे वो तो उसमें भी कई वैरायटी निकलेंगी। बुढ़ापा भी हमारा क्या है? भाववाचक है। ममता वकील पुस्तक, वकील हमारा कौन सा है? जातिवाचक, क्योंकि वकील में बहुत से वकील होते हैं, कोई फौजदारी वाले, कोई न्यायालय वाले, कोई जीएसटी वाले, कई प्रकार के। पुस्तक हमारी क्या है? ये भी एक जातिवाचक। पुस्तक में बहुत से रामायण महाभारत ग्रंथ, उर्दू किताब, हिंदी, अंग्रेजी, बहुत कुछ आता है। ममता क्या है? ममता एक स्त्री का नाम है, एक व्यक्ति। तो सबसे ऊपर वाला हमारा सही है, क्योंकि तीनों में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी का मतलब क्या होता है? गंगा। और भागीरथी का? क्योंकि भागीरथी ने गंगा को प्रकट किया था। कालिंदी का मतलब क्या होता है? यमुना। वेरी गुड। कालिंदी का मतलब यमुना होता है, इसलिए यमुना हमारा नहीं है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवन्नति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि, कौन सा है? है? कौन सा सही है? श्रृंगार। तीनों आ गया मानो धीरे धीरे। एक बाकी बच रहा है, कोई बोल दो। अवन्नति किसको लग रहा है? हाथ उठाओ तभी तो क्लियर होगा, हम बताएंगे। चलो, श्रृंगार किसको लग रहा है? 3-4 लोगों। पूरा हाथ खड़ा करो। तुम्हें नहीं लग रहा है? क्यों नीचे कर ली? जाने तो 4 लोगों को। मुश्किल, मुश्किल किसको लग रहा है? क्यों, मुश्किल गलत लिखा है क्या? मुश्किल नहीं लग रहा है किसी को? मातृभूमि किसको लग रहा है? अवन्नति गलत लिखा है, क्योंकि अवनति होता है, अवन्नति नहीं होता। उन्नति होता है और अवनति होता है, ठीक है। और मुश्किल तो गलत लिखा ही है, और मात्र नहीं, मातृभूमि होता है। तो इसमें कौन सा सही है? श्रृंगार। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। भाई साहब इधर देखो, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए जिसमें समूह बनता हो। भीड़ में तो साफ साफ स्पष्ट लिखा है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? है? अगर आंशिक को हम तोड़ेंगे तो अंश इक, ठीक। तो अंश अलग हो गया और इक अलग हो गया, तो एक प्रत्यय है ना, ठीक। दिए गए वाक्य के तुत्पूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी, ए हो गया। का माल बरामद, बी हो गया। हो गया है, सी हो गया। कोई त्रुटि नहीं, डी हो गया। कोई त्रुटि है इसमें या एबीसीडी में कोई त्रुटि? बताओ। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। पढ़ लो आराम से, एक एक पंक्ति पढ़ो। त्रुटि है? लग रहा कुछ? ऐसे नहीं लगेगा वहां भी। वहां तो और इतना माहौल देखेंगे कि जो याद रहेगा आधा वैसे भूल जाएगा। इतनी पुलिस, इतनी व्यवस्था, इतनी फोर्स, इतने लोग, इतनी भीड़, इतना सब कुछ मामला याद वाला भी जो बिल्कुल कंफर्म होगा वही रहेगा। देखिए इसमें पुलिस द्वारा नहीं होता। पुलिस द्वारा का मतलब होता है यानी पुलिस ने ही जब्त कर लिया, ठीक। पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, ठीक है। ये होना चाहिए। कौन सही है इसमें? नहीं, ये नहीं सही है। पुलिस के द्वारा, पुलिस द्वारा तो एक ही बात है। गलत। वेरी गुड, सी। क्योंकि इसमें है हो गया है, हो नहीं गया है, किया गया है। अपने आप तो हुआ नहीं है, पुलिस ने प्रयास किया है ना। अगर पुलिस ने प्रयास ना किया होता तो माल आता। तो पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है, गया हो नहीं है, किया गया है। पुलिस चोरी का माल है तो अपने आप तो कोई पुलिस को लाके देगा नहीं, ये लो लाए हैं पर बरामद कर लो। पुलिस को मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको करना पड़ेगा वो। तो पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है, हो नहीं गया है। तो यहां कौन सा गलत है? सी गलत है, ये ध्यान में रखिए। ये लिखाए है बिल्कुल साफ साफ, यही आ गया जो लिखाए थे आपको संधि में। लिखाए थे बधूर्मी, लिखाए है ना। बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? बधू धन उर्मी, बधू प्लस उर्मी, बधू धन उर्मी क्या होगा? बधू प्लस उर्मी किसको लग रहा है? ए होगा। बधू प्लस उर्मी। यहां बड़ा हुआ, यहां बड़ा हुआ, फिर यहां छोटा, गड़बड़ हो जाएगा।
इसमें बी सही है। ठीक, क्या सही है? बी। अगर बधु और उर्मी अलग अलग करेंगे तो बड़ा उ रहेगा, उर्मी है। ठीक है, बधु और उर्मी, तो बधु अलग है और उर्मी, उर्मी नहीं होगा, उर्मी होगा। बधु अलग है और उर्मी अलग है, तो यहां कौन सा सही होगा? बधु। आप लोग कौन सी संधि है यहां पर? दीर्घ संधि। ठीक। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल और किसानु, कौन सा अलग है इनमें से? अनल का मतलब क्या होता है? तो पावक का मतलब आग नहीं होता? किसानु का मतलब ही ज्वलंत आग होता है। अनल का मतलब आग नहीं, अनल का मतलब, अनिल का मतलब आग होता है। क्या आपको अलग लग रहा है और क्यों लग रहा है ये भी बताइए स्पष्ट। आपको क्या लग रहा है? अनिल और अनल। अनिल का मतलब? वेरी गुड। हाँ, अनिल का मतलब हवा होता है और तीनों का मतलब आग होता है, तो अनिल इसमें अलग है। हर्ष का विलोम क्या होता है? हर्ष का विलोम खुशी, उल्लास, विषाद या आनंद। हर्ष का मतलब सुख और विषाद का मतलब दुख, तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। ठीक। गंदला, मैला, मलिन किस प्रकार के पर्यायवाची हैं? इसमें दांव नहीं चल रहा है। गंदला, मैला, मलिन किस प्रकार के सबके पर्यायवाची हैं? नहीं, धवल का मतलब होता है विनाशक, खराब। पामर का मतलब और प्रलय का मतलब, तीनों का मतलब प्रलय होता है। लेकिन पंकिल का मतलब होता है गंदगी, तो गंदला, मैला गंदगी से संबंधित है ना, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा, पंकिल। प्रलय, धवल और पामर ये तीनों एक शब्द से संबंधित हैं, इनका मतलब तीनों का तबाही विनाश होता है। ठीक है। कर्कश का विलोम शब्द? कर्कश का मतलब जो आप लोग कर 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 गलेंगे कि समझ में ना आए सुनने में, और मधुर का मतलब कोई प्यारी सी आवाज, एक्सक्यूज मी, सुन लीजिए। अंतर है ना दोनों में। ठीक है, तो कर्कश, कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। 70 और 71 देखो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजय या इंद्रजीत या इंद्रु या जितेंद्रिय है? इंद्रजीत या इंद्रजय है? कितने इंद्रजीत वाले कितने? इसमें बड़ा मजा आता है हमें। इंद्रजीत वाले कितने हैं? मतलब सी, आप लोग सी वाले हैं ना? सी वाले हैं। 2 2 4 1 5, कभी उठाते हो कभी गिराते हो? 2 5। और कितने लोग ए वाले हैं? इंद्रजय 3 4 3। अब बोल के नहीं उठाओगे हाथ? और कुछ लोगों को तो भाई, कुछ लोगों को जितेंद्रिय लग रहा होगा ना, इसलिए नहीं उठाए हैं। कुछ लोगों को जितेंद्रिय लग रहा है, तब क्यों नहीं उठाए हैं? क्या लग रहा है? चलिए सबको सबको मैं अलग अलग बता रहा हूं। इंद्रजय का मतलब क्या होता है? इंद्र की तरह जीने वाला, इंद्रजय का मतलब। ठीक है, इंद्र की तरह जीने वाला। ठीक है। और इंदु का मतलब होता है, इंदु का मतलब इंद्र की पत्नी, और इंद्रजीत का मतलब इंद्र के ऊपर जीत करने वाला। इंद्रजीत नाम किसका था? मेघनाथ का। और जितेंद्रिय का मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। उच्च कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? धनी, श्रेष्ठ, सुवर्ण, कुलीन है? कितने लोगों को लगता है कुलीन रहेगा? बड़ा कॉन्फिडेंस से हाथ उठाया हो यार। कितने लोग ईमानदारी से देखें तो कि आपकी मानसिकता क्या है? देखें आपका है कुलीन, किसको कुलीन लग रहा है? पूरा हाथ खड़ा करिए फिर। 2 2 4 2 6 1 7। और कितने लोगों को श्रेष्ठ लग रहा है? 2 लोगों को। श्रवण किसको लग रहा है? सवर्ण, सवर्ण। धनी तो होगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उच्च कुल में पैदा हो वही धनी हो। ठीक है, अंबानी तो बहुत उच्च कुल में शायद नहीं पैदा हुए, लेकिन सबसे धनी है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस है, पता नहीं कौन से ईसाई का भगवान जाने किन धर्म के हैं। सवर्ण का मतलब जिसमें सब कोई आ जाता हो, ये भी उनका नहीं होगा। श्रेष्ठ का मतलब होता है ज्येष्ठ, जो बड़ा हो। श्रेष्ठ का मतलब जैसे आपका ज्येष्ठ भ्राता या श्रेष्ठ भ्राता, आपके भाइयों में जो बड़ा हो उसको कहा जाएगा। कुलीन का मतलब जो बड़े कुल में पैदा हो, यानी उच्च कुल में पैदा हो, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ कुल लगा है तो कुल यहाँ यही दिख रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कुलीन। क्या हुआ? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे।
ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ठीक है, ये हमारी इच्छा है कि ईश्वर आपको दीर्घायु दे। ठीक है, तो ये कहाँ कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक है, क्योंकि ये हमारी इच्छा है आपकी अपनी तरफ से। जी, श्री गणेश का, हाँ आपने लिखा देखा होगा ना कहीं, जब खत्म होता इत श्री क्या होता है? इति श्री का मतलब मानिए अब ये समाप्त हो रहा है। ठीक है, हो गया। फूल का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा का किसका पर्यायवाची है? तनुजा बेटी का पर्याय, सही है, तनुजा बेटी को कहते हैं। कुसुम, पुष्प और सुमन, ये तीनों किसको कहा जाता है? फूल को। और तनुजा किसका पर्यायवाची है? बेटी का पर्यायवाची। ठीक, किस रस को रसराज कहा जाता है? आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए, श्रृंगार रस। चलिए ठीक है, आपकी मानसिक एवं संख्यात्मक अभिरुचि आ गई है। आइए सर, इसमें ज्यादा मजा आता है प्रैक्टिस से चालू करके। चलो